Good morning. Now we will see next topics, that is Industrial Dispute Act. After it, we have to see Workmen's Compensation Act and Minimum Wages Act. अभी डिस्प्यूट एक्ट मतलब क्या है? कोई भी झगड़ा, उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट। वाद विवाद बोल सकते हैं मराठी में, या फिर आर्ग्यूमेंट, या फिर कोई तो कॉर्डरिंग रहता है, उसके लिए जो रहता है वो क्या होता है? उसे क्या बोला जाता है? डिस्प्यूट। अभी डिस्प्यूट एक्ट ये कभी इंट्रोड्यूस हुआ? 1947 में। जब भी अपना हमारा इंडिपेंडेंस हमें मिला 1947 में, तभी ये इंट्रोड्यूस हुआ। ईयर याद रखने के लिए इजी है, एग्ज़ाम में ईयर पूछेंगे और पूछ सकते हैं। इसका एम क्या था, मतलब टारगेट, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सेटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कहाँ पे? सोसाइटी में जो रहते वो नहीं, अपने नेबर के साथ रहते वो नहीं, इंडस्ट्री में जो कोई डिस्प्यूट होते रहेंगे अमंग्स द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, या फिर कोई भी जो इंडस्ट्री में होते हैं उनको सेटल डाउन करना या फिर उनको सॉल्व करना। इसके लिए कौन सा एक्ट बना? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। टू मेक इंडस्ट्रियल पीस थ्रू वॉलंटरी निगोशिएशन एंड कंपल्सरी एडजक्शन। नेक्स्ट क्या है उसका के थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोविजन। द एक्ट में प्रोविजन फॉर सेटलमेंट। प्रोविजन मतलब वो क्या कर सकता है, ये क्या प्रोवाइड करता है? जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती है उसे किसके अंडर गिना जाता है? प्रोविजन में। तो प्रोविजन के अंडर आती है। ये शायद से इसकी इमेज नहीं आई है, मैं आपको भेज दूंगा, फिर भी सुन के रखो। प्रोविजन एक्ट मेक द प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन क्या? एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय। मतलब जो ओनर है वो और ओनर के पास जो काम करते हैं वो एम्प्लॉय रहते हैं, यानी जो ओनर और एम्प्लॉयर, ओनर और वर्कर, इनके बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो सॉल्व करने के लिए की प्रोविज़न कौन प्रोवाइड करता है? ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है? अवॉर्ड एन इंटरिम और फाइनल डिसीजन ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एवरेज पे, द एवरेज ऑफ वेजेस पेएबल टू वर्कमैन। एवरेज पे का एग्जांपल क्या है? मंथली, वीकली, डेली, कितना पैसा मिलता है, ये क्या रहता है? एवरेज पे। ये देखो, देन इंडस्ट्री, एनी बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एम्प्लॉयमेंट और हैंडीक्राफ्ट। कोई भी बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, जो ओनर है और वर्कमैन है, वर्कर है, उनके बीच में। एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर विच आर कनेक्टेड विथ एन एम्प्लॉयमेंट ऑन नॉन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ लेबर और एनी पर्सन। ले ऑफ, फेल्यूर और इनएबिलिटी और रिफ्यूजल ऑफ एम्प्लॉय टू कंटिन्यू एम्प्लॉय वर्कर्स। ये क्या रहता है? ले ऑफ मतलब क्या? फेल्यूर मतलब नहीं, मना करना, सक्सेसफुल नहीं होना, और इनएबिलिटी वो एबल नहीं है, और रिफ्यूजल ऑफ एन एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है, ओनर है, वो क्या मना करता है? एम्प्लॉय को काम करने के लिए मना करता है। तभी रीज़न और ले ऑफ के रीज़न क्या क्या है? कि ब्रेक डाउन ऑफ अ मशीनरी बंद पड़ गई, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, फंड स्टॉक, बराबर है। ले ऑफ इज़ अ टेम्पररी फेज, इट इज़ नॉट द एंड। ये टेम्पररी फेज है, परमानेंट एंड नहीं है। ये क्या है? टेम्पररी फेज है। जो अवेलेबल रिसोर्सेज होने के बाद, भरे फंड रहे या रॉ मटेरियल रहे या अदर थिंग्स जिसकी वजह से प्रोडक्शन बंद था, मशीनरी बंद थी, वो मिलने के बाद ये चालू हो सकता है। इट इज़ अ सस्पेंडेड पीरियड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अ duration of a emergency. Lockout, it is the closing of a place of a employment or suspension of a work or a refusal by an employer to continue to employ any number of worker employed by him. Retrenchment, it is the termination of सर्विस को टर्मिनेट करना बाय वर्कर, ऑफ अ वर्कर बाय एम्प्लॉयर, वर्कर को सर्विस से टर्मिनेट करना फॉर एनी रीज़न वॉट्स एवर अदर देन ड्यू डिसिप्लिनरी एक्शन। स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या रहता है आपको मालूम है? इट इज़ द रिफ्यूजर टू वर्क। मना करते हैं काम के लिए, हम लोग काम नहीं करेंगे, तो क्या है? इट इज़ द रिफ्यूजर टू वर्क बाय बॉडी ऑफ अ वर्कमैन, मतलब जो वर्कमैन है उनकी बॉडी, मतलब एक वर्कमैन या मल्टीपल वर्कमैन, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अ डिमांड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट।
जो कोई भी उनकी डिमांड रहेगी, इन्फोर्समेंट मतलब जो फोर्सफुली वो डिमांड करते कि हमें ये चाहिए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, ये वाली चीज़ क्या हो गई? स्ट्राइक। सेटलमेंट, इट इज़ द मीन्स, इट मीन्स अ रिटर्न एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट सेटलमेंट के बाबा हाँ मैं आपको इतने पैसे दूंगा, बदले में आप ये काम करोगे, ऐसा एक सेटलमेंट रहता है between worker and employee, or you can say employer and employee, in course of a conciliation proceeding. Workman, any person including apprentice, employee in any industry for hire or award to do manual, technical, supervisory और clerical work, कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है, कौन सा वाला? मैन्युअल, टेक्निकल, सुपरवाइजरी और क्लरिकल वर्क, वो सब इसके अंदर आते हैं। अभी ऑथोरिटीज अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्क्स कमिटी, कॉन्सिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल्स। अभी ये क्या है ये जान लो दो लाइन में। वर्क कमिटी कंसिस्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वर्कर एंड एम्प्लॉयर, खाली वर्कर होके चलने वाला नहीं है, खाली एम्प्लॉयर होके चलने वाला नहीं है, दोनों होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वर्कमैन नॉट लेस देन दैट ऑफ एम्प्लॉयर, एंड द कमिटी प्रमोट गुड रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में हम लोग सब देख रहे हैं? वर्कर एंड ओनर, या फिर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कॉन्सिलेशन ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इट इज़ द ऑफिसर, ही इज़ द की पर्सन, वो क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रहता है, मेन पर्सन रहता है, टू प्रमोट सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। थर्ड है आपका बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, ये भी कौन असाइन करता है? अपॉइंट करता है गवर्नमेंट। ये भी आ सकता है एग्जाम में कि ये अपॉइंटमेंट करता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो राइट या रॉन्ग, ट्रू या फॉल्स, तो आपको याद रहना चाहिए। चेयरमैन इज़ अ इंडिपेंडेंट पर्सन एंड बोथ द पार्टीज, अभी हमेशा बोथ द पार्टी मतलब दो पार्टी है, कौन सी पार्टी? एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय, वर्कर या फिर ओनर, वर्कर एंड ओनर हैव इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन में क्या है? दोनों दोनों मतलब कौन? एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर, दोनों के इक्वल मेंबर रहते हैं। अभी नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये भी कौन करता है? अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, वन और मोर इंडिपेंडेंट पर्सन, एंड रिपोर्ट सबमिशन विद इन 6 months। लेबर कोर्ट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ वन मैन लेबर कोर्ट शैल बी अ जज और अ हाई कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट जज। लेबर कोर्ट वर्क इन अ फॉलोइंग केस, कहाँ पे? स्ट्राइक में, लॉकआउट, वर्किंग रॉन्गली डिसमिस वर्कर, किसी वर्कर को रॉन्गली डिसमिस कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, तो विड्रॉ ऑफ एनी कंसेशन, कोई कंसेशन है वो अचानक से निकाल दिया, तो ये सब चीज़ों के लिए कौन काम करता है? लेबर कोर्ट। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर, किसके लिए? वेजेस, मतलब मराठी में बोलते हैं भत्ता, पर डे की सैलरी, या फिर हर एक काम का पर्टिकुलर पैसा कितना मिलता है वो रहता है वेजेस। आवर्स ऑफ वर्क, हॉलीडेज एंड लीव विथ आईज, बोनस, प्रोविडेंट फंड, पीएफ एंड ऑल डेट। और लास्ट का क्या है? नेशनल ट्रिब्यूनल, इट इज़ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विच इन्वॉल्व इश्यू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जैसे उसमें क्या है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या है? इंडिपेंडेंट पर्सन, और लेस देन उसका एज कितना होना चाहिए? 65 तक, 65 के ऊपर का एज चलेगा क्या? नो। एंड जज ऑफ अ हाई कोर्ट। अभी नेक्स्ट है आपका वर्क कंपेंसेशन एक्ट। वर्क कंपेंसेशन एक्ट मत वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट मतलब क्या? ये पास कभी हुआ? 1924। इसमें मेजर अमेंडमेंट मतलब चेंजेस आए, कभी आए? 62, 76 एंड 86। जो चेंजेस आए, चेंजेस होते रहते हैं, हम लोग ने देखा है, वो कभी आए? 1962, 1976 एंड 1986। एम क्या है इसका? टू कंपेंसेट एम्प्लॉय, मतलब भरपाई देना कुछ तो, अगेंस्ट एक्सीडेंट ऑकर इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में अगर एक्सीडेंट होता है, उसका कुछ लॉस होता है, टेम्पररी परमानेंट, तो उसके लिए उसकी भरपाई मिलनी चाहिए, कंपेंसेशन मिलनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव और एम क्या था उसका? तो वो था कि कंपेंसेशन अगेंस्ट एक्सीडेंट। टर्मिनोलॉजी, एक्सीडेंट मालूम है आपको? एनी मिस हैपनिंग दैट कॉज इंजुरी टू पर्सन। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब कोई पर्सन जिसका एक्सीडेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे वो, जैसे उसकी वाइफ, विडो मदर, माइनर सन, अनमैरिड डॉटर एट्सेट्रा। उसके बाद क्या है?
वर्कमैन, कौन है वर्कमैन? तो वर्कमैन एनी पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड है, जिसको पगार मिलता है, कहाँ पे? इन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट एक्सेप्ट दोज हु वर्क ऑन कैजुअल बेसिस। माइनर डेफिनेशन देखिए 18 से छोटा वाला। पार्शियल डिसेबलमेंट देखिए, विच reduces the earning capacity of the workman, it is of a temporary nature। टोटल डिसेबलमेंट, टोटली डिसेबल हो जाता है, विच रिड्यूसेस कैपेसिटी ऑफ वर्कमैन फॉर टोटल वर्क एंड देन ही शी कैनॉट अर्न। मतलब ऐसा एक्सीडेंट जिसमें वो डिसेबल हो जाता है, और ऐसा डिसेबल हो जाता है कि उसके बाद वो कमा नहीं सकता। इसमें मेन प्रोविज़न क्या है? एक तो पहला क्या है? रिलेटेड टू एंटाइटलमेंट रेट कवरेज ऑफ डिपेंडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपेंसेशन। जो डिपेंडेंट है उसको एंटाइटलमेंट रेट कवरेज, उसको कितना पैसा मिलेगा ये। कंपेंसेशन इज नॉट एक्सटेंडिंग टू कैजुअल वर्कर को एक कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। दोज एम्प्लॉयड इन आर्म फोर्सेस वर्कर्स कवर्ड बाय ESI एक्ट, इनको क्या रहता है? एक कंपेंसेशन नॉट एक्सटेंडेड, मतलब इनको कंपेंसेशन नहीं रहता। विलफुल डिसओब्लिगेंस बाय द वर्कर, कोई वर्कर जानबूझ के कुछ तो डिसओब्लिगेंस कर रहा है, फिर डिसिप्लिन के बाहर काम कर रहा है, और फिर उसका एक्सीडेंट होता है, तो वो तो क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसने क्या किया है? जो डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने थे वो नहीं किए है। पर्पजफुल अनसेफ बिहेवियर, जो पर्पजफुल अनसेफ बिहेवियर रहता है वो। एक्सीडेंट ड्यू टू निग्लिजेंस टुवर्ड्स सेफ्टी, ये सारी चीज़ों में क्या रहता है? कंपेंसेशन इज नॉट एक्सटेंडेड। अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन क्या रहता है? डेथ आफ्टर इंजरी, वो कितनी रहती है ये भी आपको पूछ सकते हैं, तो उसके अंदर के आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। बराबर है? तो यहाँ पे क्या है? डेट, तो अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर और 80,000 प्लस टू डिस टू ₹2,500 टूवर्ड्स एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूनरल, मतलब उसका जो अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी उसके लिए कितना? 2,500 रुपया। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, उसमें कितना अमाउंट मिलेगी? तो 60% ऑफ मंथली वेजेस, ऊपर वाले में कितनी थी? 50%, यहाँ पे क्या है? 60% मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर और 90,000। और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में क्या मिलता है? प्रोपोर्शनेट कंपेंसेशन इज पेड फॉर इंजुरीज आर मेंशन इन द पार्ट 2 ऑफ अ शेड्यूल 1। बराबर है? इसके बाद फ्यू इम्पोर्टेंट रूल्स है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये इतना कुछ हम लोग कर देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अच्छे से पढ़ना, बराबर है? इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। ईयर याद रखना है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर है, और बाकी जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको लिखना है। थैंक यू।